हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है वामपंथी आंदोलन। इस वीडियो में हम भारत में किस प्रकार से वामपंथ का विकास और प्रसार हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वामपंथ में उदारवादी विचारधारा के अतिरिक्त, जिन्हें लेफ्टिस्ट भी कहा जाता है, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा वाले लोग आते हैं। सभी को पता है, रूस की क्रांति के द्वारा 1917 के पश्चात रूस में समाजवाद की स्थापना हुई। समाजवाद की स्थापना वहाँ मार्क्स के कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के आधार पर की गई और कुछ परिवर्तन उसकी विचारधारा में लेनिन के द्वारा रूस में किए गए। भारत में जब इस विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ या यहाँ वामपंथी विचारधारा आई, तो इसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप और परिवर्तन हुए और भारत में जो वामपंथ की विचारधारा को अपनाया गया वो मुख्यतः लोकतांत्रिक समाजवाद कही जाती है। हालांकि भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ की स्थापना हुई और वर्तमान में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है विभिन्न राज्यों में विद्यमान है। और उस समय कांग्रेस का एक हिस्सा ऐसा था, स्पेशली जो युवा नेता थे, जो उस समय की उदारवादी विचारधारा कांग्रेस की, या जिसे दक्षिणपंथी विचारधारा कहें, उससे संतुष्ट नहीं थे और इसी असंतोष ने उन्हें वामपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित किया और जो कम्युनिज्म था मार्क्स का, उसी के मॉडरेट रूप में, यानी उसी को थोड़ा सा और उदार करके भारतीय परिस्थितियों अनुसार उसमें परिवर्तन करके भारत में इस वामपंथी विचारधारा को अपनाया गया। तो इसी वामपंथी आंदोलन के विकास का पहला चरण हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें स्पेशली हम लोग कांग्रेस में जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी के आगे जो विभिन्न चरण होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वामपंथी विचारधारा की पृष्ठभूमि की, यानी वो कौन से रीजंस थे जिन्होंने यहाँ पर भारत में वामपंथ को बढ़ावा दिया, उनकी अगर बात करें तो सबसे पहला कांग्रेस की दक्षिणपंथी नीतियों से उत्पन्न असंतोष। यानी जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, उन्हें जब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली अंग्रेज़ों से भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाने, या फिर कहें कि यहाँ स्वराज्य की प्राप्ति के मार्ग में, तो उससे जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो असंतुष्ट था उन उदारवादी नेताओं, और बाद में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी वापस ले लेने और बदले में अंग्रेज़ों से कोई विशेष रियायत प्राप्त ना कर पाने की वजह से एक जो गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे उनके प्रति भी कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में जो है असंतोष उत्पन्न हो रहा था इस नीति के विरोध में। इसी वजह से इसका एक ऑप्शन ढूंढने के लिए, विकल्प ढूंढने के लिए उन्होंने वामपंथी विचारधाराओं की ओर अपना ध्यान लगाया और वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त हुआ उस समय गांधी के द्वारा जो इरविन समझौता हुआ, उस समय बहुत से लोगों ने ये डिमांड की थी, कांग्रेस के बहुत से समाजवाद प्रेरित नेताओं ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी फांसी को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार से डिमांड की जाए। लेकिन जो गांधी इरविन समझौते का एजेंडा था उसके अंदर इस मांग को शामिल नहीं किया गया, जिसने भी इन नेताओं में जो है असंतोष उत्पन्न किया गांधीवादी नीतियों के विरुद्ध या कांग्रेस की उदारवादी या दक्षिणपंथी नीतियों के विरुद्ध। पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस का जो उदारवादी गुट था वो अभी तक डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था, जिसके अंदर अंग्रेज सरकार के तहत रहते हुए ही कुछ शक्तियां जो हैं भारतीयों को शासन करने के लिए प्रदान कर दी जाती। जो कांग्रेस के अन्य जो युवा वर्ग के लोग थे वो भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति की
लिए अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना चाहते थे। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के जो 2 गुट हो गए, उदारवादी और वामपंथी, उनमें मतभेद होना प्रारंभ हो गया और जो उदारवादियों के प्रति असंतोष था या दक्षिणपंथियों के प्रति असंतोष था, उसमें बढ़ावाई हुआ। धीरे-धीरे भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित हुई थी, उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। स्पेशली जो मज़दूर वर्ग था और किसान वर्ग था, जिनमें भी मज़दूर वर्ग पर कम्युनिस्टों का जो प्रभाव था वो बहुत अधिक बढ़ रहा था। कांग्रेस का जो आधार था वो सामान्यतः मध्यम वर्ग रहा प्रारंभ में, और इसी आधार को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था कि किसानों और मज़दूरों और युवाओं, इनको आंदोलन से जोड़ा जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाए। तो किसानों, मज़दूरों और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए इस विचारधारा को, वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वामपंथी विचारधारा में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व इसको स्वीकारा जाता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व का मतलब है कि जो शासन शक्ति होगी वो सर्वहारा वर्ग, जिसमें मजदूर और किसान शामिल हैं, जो दमित वर्ग है, दुर्बल वर्ग हैं, लोग हैं, वो शामिल हैं, उनको शासन की समस्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि भारत में जो समाजवाद था उसमें जो आर्थिक संसाधन थे या अर्थव्यवस्था थी, उसके समाजवादीकरण पर जोर दिया गया, ना कि राजनीतिक समाजवाद पर जोर दिया गया या लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया। यानी राजनेता या कहें राजनीति में या शासन करने में सिर्फ किसानों और मजदूरों को ही अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा, अपितु समस्त लोगों को, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है शासन के लिए, जो भी व्यक्ति योग्य हो, और सबको समान अवसर प्रदान किए जाएं शासक बनने का, यानी सरकार बनाने का। तो दोनों में ये डिफरेंस है। समाजवाद में जो वाकई में साम्यवाद है, उसमें वर्ग संघर्ष को भी स्वीकार किया जाता है, जिसमें विभिन्न जो वर्ग हैं, जिनमें बुर्जुआ वर्ग है उसको और सर्वहारा वर्ग को, और इसके अतिरिक्त जो अभिजात वर्ग है, इन वर्गों में समाज को डिवाइड किया जाता है, जिनमें आपस में, और दास वर्ग, 4 वर्ग होते हैं, इनमें आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चलता है और लास्ट में जाकर के सर्वहारा वर्ग को विजय प्राप्त होती है। हालांकि भारत में जो समाजवाद विकसित हुआ उसके अंदर इन सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी गई, यानी इन सिद्धांतों को, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, इनको स्वीकार नहीं किया गया। यानी हमारा जो समाजवाद था वो काफ़ी लिबरल था, उदार या मॉडरेट था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी भारतीय समाजवादी वर्ग प्रभावित हुआ। जैसे रूस में समाजवाद की स्थापना हुई, उसके पश्चात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय हो रहा था। जैसे 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ और 1917 में रूस की क्रांति हुई। रूस विश्व युद्ध से बीच में ही अलग हो गया था और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ समाजवाद की स्थापना की। आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा हानि जो है सभी देशों को उठानी पड़ी थी और मंदी का दौर आया। जब मंदी 1929 की जो आर्थिक महामंदी आई, उस समय विश्व के लगभग सभी देश उससे त्रस्त थे, रूस के सिवा। तो इससे जो है लोगों में एक आकर्षण बढ़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था की और समाजवाद जो विचारधारा है उसकी ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों ने भी भारत में वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया। साथ ही जो रूस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन था, उसका ये उद्देश्य था कि विश्व के अन्य देशों में भी समाजवाद को या साम्यवाद को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उनके द्वारा विभिन्न प्रयास जो हैं वो समय समय पर किए जाते रहे, प्रचार प्रसार के लिए समाजवाद के। तो इन सभी चीज़ों ने, इन सभी तत्वों ने जो है भारत में वामपंथी आंदोलन को बढ़ावा दिया। सबसे पहले हम वामपंथी जो आंदोलन हुए भारत में, उसमें कांग्रेस समाजवादी दल की बात करेंगे। ये जो दल था वो कांग्रेस से अलग होकर के नहीं बनाया गया था, बल्कि कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग था जो
नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व से प्रसन्न नहीं था और उसने उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर के समाजवादी विचारधारा के आधार पर इस नए गुट का निर्माण या दल का निर्माण कांग्रेस के भीतर रहते हुए ही किया। और प्रारंभ में ये कंडीशन शर्त रखी गई थी, तभी जाकर के कांग्रेस महासमिति ने परमिशन दी थी इस दल के निर्माण की, कि सिर्फ कांग्रेस के जो लोग हैं यानी कांग्रेस के जो सदस्य हैं वही कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बन सकेंगे। हालांकि आने वाले समय में ये जो कांग्रेस समाजवादी दल के नेता थे उन्होंने कम्युनिस्टों को भी यानी साम्यवादियों को भी अपने दल में शामिल होने के लिए या उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और बड़ी संख्या में जो कम्युनिस्ट थे वो कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस समाजवादी दल के भीतर। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई और बम्बई में इसका प्रथम समाजवादियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। प्रमुख समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण हैं, अशोक मेहता, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और यूसुफ मेहराने, ये कुछ समाजवादी नेता भारत में उस समय हुए। कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी दल की स्थापना की गई और इसका जो मुखपत्र था यानी पार्टी का एक पत्र होता है, तो मुखपत्र जो था कांग्रेस सोशलिस्ट था, उसके प्रकाशन का निर्णय भी किया गया, जिसके माध्यम से कांग्रेसी समाजवादी दल की विचारधारा जो थी वो प्रस्तुत की जाएगी। कांग्रेस समाजवादी दल के उद्देश्य अगर देखें कि किन उद्देश्यों के आधार पर इस दल की स्थापना की गई थी, तो सबसे पहले इन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना की प्राप्ति का उद्देश्य या लक्ष्य अपने सामने रखा। भारत में समाजवादी समाज की स्थापना वो लोग यहाँ स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात करना चाहते थे, जिसमें मजदूर और किसान वर्ग जो होगा उसके हाथों में समस्त शक्तियाँ उत्पादन की निहित होंगी। भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की मांग उनके द्वारा अंग्रेज सरकार से की गई। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत वो मजदूरों और किसान वर्ग और साथ ही युवाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। आर्थिक संसाधन जो थे देश के, उन सब का राष्ट्रीयकरण करने पर उन्होंने जोर दिया, ताकि समस्त राष्ट्रीय संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार हो सकेगा और उसे संपूर्ण समाज के लाभ के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इन्होंने साथ ही कहा कि जो जितना भी शोषक वर्ग, दो वर्ग माने जाते हैं समाज में समाजवाद के तहत, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग है उसके उन्मूलन को समाजवाद में महत्व दिया जाता है और जागीरदार, जमींदार, अन्य शोषक वर्ग, पूंजीपति जिनमें शामिल हैं, उनके उन्मूलन का प्रयास समाजवाद के तहत किया जाता है। तो इन्होंने भारत में भी जागीरदार, जमींदार और अन्य शोषक वर्ग जिनके द्वारा किसानों और मजदूरों का शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था, तो उनके उन्मूलन पर बिना किसी मुआवजे के जोर दिया। साथ ही इन्होंने किसानों के भी बीच भूमि का पुनर्वितरण करने पर बल दिया, यानी जो जागीरदार जमींदार हैं उनसे भूमि छीनी जाए और उस भूमि को सामान्य किसानों में वितरित किया जाए, ताकि समानता की, आर्थिक रूप से समानता की स्थापना भारत में हो सके। कांग्रेस समाजवादी दल की जब भारत में स्थापना हुई कांग्रेस के तहत, तो कांग्रेसी जो थे उन्होंने बहुत अनमने ढंग से इनको इस दल की स्थापना के लिए राजी किया, या फिर कहें कि इस दल की स्थापना के लिए परमिशन दी। और प्रारंभ में केवल कांग्रेस सदस्यों को इसकी सदस्यता प्रदान की गई। बाद में जब कम्युनिस्टों को इसमें शामिल किया जाने लगा, साम्यवादियों को, तो जो कांग्रेस के उदारवादी या दक्षिणपंथी नेता थे वो इससे असंतुष्ट हो गए और उनमें इसके प्रति नाराजगी उत्पन्न हुई। एक ड्रॉबैक या कमी जो यहाँ पर हुई वो ये कि अन्य दलों से विभिन्न लोग आकर के कांग्रेसी समाजवादी दल में शामिल होने लगे और ये सब समाजवाद यानी आर्थिक संसाधनों के समान वितरण पर सब लोग एक मत थे। लेकिन इन सब के जो राजनीतिक विचार थे, यानी किस प्रकार की शासन सत्ता भारत में स्थापित होनी चाहिए, सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सरकार किस प्रकार से भारत में शासन करें,
उस पर और किस प्रकार का संविधान यहाँ निर्मित हो, इस पर इन सब के अलग अलग विचार थे। यानी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले लोग अब कांग्रेस समाजवादी दल में शामिल हो गए, जिससे उनमें एक मत होना जो है मुश्किल हो गया किसी भी निर्णय को लेने के लिए। आगे चलकर ये भी एक रीज़न रहा इस दल के प्रभाव में कमी आने और अंततः इसके विभक्त होने के पीछे। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 यानी 1942 में शुरू हुआ, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या साम्यवादी थे, उनके द्वारा इसका बायकॉट किया गया, यानी बहिष्कार कर दिया गया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन जो कांग्रेस समाजवादी दल था, उसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस को समर्थन प्रदान किया गया। इससे जो कम्युनिस्ट इसमें शामिल थे कांग्रेस समाजवादी दल में, वो असंतुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए और बहुत से लोग जो हैं अब कांग्रेस समाजवादी दल से अलग हो गए। लेकिन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी दल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और सफलतापूर्वक जो है अपनी भूमिका निभाई। कांग्रेस समाजवादी दल का अगर मूल्यांकन किया जाए तो इस दल ने समाजवादी दल होते हुए भी समाजवाद के वैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार नहीं किया। यानी मार्क्स का जो कम्युनिज्म है उसको इसमें स्वीकार नहीं किया गया, वर्ग संघर्ष को स्वीकार नहीं किया गया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया गया, अधिशेष की मांग को स्वीकार नहीं किया गया और वर्ग संघर्ष को स्वीकार नहीं किया गया। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को, यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जिसे कह सकते हैं, उसको भी स्वीकार इसमें नहीं किया गया। यानी जो भारत का या कांग्रेस का समाजवाद था वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है, साम्यवाद नहीं। समाजवाद का जो अंतिम स्टेज होती है वो साम्यवाद होती है, जिसमें कोई वर्ग नहीं होता, कोई सरकार की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन समाजवाद में सरकार होती है और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इन दोनों को ही भारत में शामिल नहीं किया गया। यहाँ लोकतंत्र को राजनीतिक शासन की पद्धति के तहत अपनाया गया। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग इस दल में शामिल हो गए, जिससे इसकी जो नीतियाँ थी और निर्णय थे उनमें एक मत होना बहुत मुश्किल हो गया। साथ ही कांग्रेस समाजवादी दल का एक महत्वपूर्ण योगदान ये माना जा सकता है कि भारत में जो मार्क्स का कम्युनिज्म था उसका प्रभाव कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो साम्यवाद था, समाजवाद था, वो बहुत लिबरल या उदार था। उस मार्क्स के कम्युनिज्म के या लेनिन का जो समाजवाद था रूस में, उसके तुलना में एक फ़ायदा ये हुआ कि जो युवा वर्ग था और किसान वर्ग और मज़दूर वर्ग थे, वो कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए। कांग्रेस की नीतियों में उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सा लिया और आने वाले समय में कांग्रेस ने भी यह निर्णय लिया कि किसान वर्ग जो है उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया जाए और उनके समाधान का प्रयास किया जाए। हालांकि जो मज़दूर वर्ग था उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इस दल का नहीं था, क्योंकि मज़दूर वर्ग पर कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव ऑलरेडी यहाँ बन चुका था भारत में। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों ने इस वामपंथी विचारधारा के विकास को और उसकी उद्भव को उत्पन्न किया और आने वाले समय में ये कई स्टेजेस से होकर के गुजरा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई और उन कम्युनिस्ट पार्टियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति क्या रुख रहा, कांग्रेस और इन कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच कैसे संबंध थे। इन सभी के बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।